हेलो दोस्तों, हिस्टोरिकल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन मिस्र के बारे में बात करेंगे। आखिर कैसा था पुराना मिस्र और उनकी सभ्यता कैसी थी? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन मिस्र। मिस्र की सभ्यता 31वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक। प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी, जो अब आधुनिक देश मिस्र है। यह सभ्यता 3150 ईसा पूर्व के आसपास प्रथम फ़ैरो के शासन के तहत ऊपरी और निचले मिस्र के राजनीतिक एकीकरण के साथ समाहित हुई और अगली 3 सदियों में विकसित होती रही। इसका इतिहास स्थिर राज्यों की एक श्रृंखला से निर्मित है, जो संबंधित अस्थिरता के काल द्वारा विभाजित है, जिसे मध्यवर्ती काल के रूप में जाना जाता है। प्राचीन मिस्र नवीन साम्राज्य के दौरान अपने चोटी पर पहुंची, जिसके बाद इसने मंद पतन की अवधि में प्रवेश किया। इस उत्तरार्ध काल के दौरान मिस्र पर कई विदेशी शक्तियों ने विजय प्राप्त की और फ़ैरो का शासन आधिकारिक तौर पर 31 ईसा पूर्व में तब समाप्त हो गया, जब प्रारंभिक रोमन साम्राज्य ने मिस्र पर विजय प्राप्त की और इसे अपना एक प्रांत बना लिया। प्राचीन मिस्र की सभ्यता की सफलता नील नदी घाटी की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता से आंशिक रूप से प्रभावित थी। इस उपजाऊ घाटी में उम्मीद के मुताबिक बाढ़ और नियंत्रित सिंचाई के कारण आवश्यकता से अधिक फसल होती थी, जिसने सामाजिक विकास और संस्कृति को बढ़ावा दिया। संसाधनों की अधिकता के कारण प्रशासन ने घाटी और आसपास के रेगिस्तानी क्षेत्रों में खनिज दोहन, एक स्वतंत्र लेखन प्रणाली के प्रारंभिक विकास, सामूहिक निर्माण और कृषि परियोजनाओं का संगठन, आसपास के क्षेत्रों के साथ व्यापार और विदेशी दुश्मनों को हराने और मिस्र के प्रभुत्व को मजबूत करने वाली सेना को प्रायोजित किया। इन गतिविधियों को प्रेरित और आयोजित करना संभ्रांत लेखकों, धार्मिक नेताओं और प्रशासकों की नौकरशाही थी, जो एक फ़ैरो के शासन के अधीन थे, जिसने धार्मिक विश्वासों की एक विस्तृत प्रणाली के संदर्भ में मिस्र के लोगों की एकता और सहयोग को सुनिश्चित किया। प्राचीन मिस्र के लोगों की कई उपलब्धियों में शामिल है उत्खनन, सर्वेक्षण और निर्माण की तकनीक, जिसने विशालकाय पिरामिड, मंदिर और ऑबेलिस्क के निर्माण में मदद की। गणित की एक प्रणाली, एक व्यावहारिक और कारगर चिकित्सा प्रणाली, सिंचाई व्यवस्था और कृषि उत्पादन तकनीक, प्रथम झात पोत, मिस्र के मिट्टी के बर्तन और कांच प्रौद्योगिकी, साहित्य के नए रूप और झात, सबसे प्रारंभिक शांति संधि। मिस्र ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसकी कला और स्थापत्य को व्यापक रूप से अपनाया गया और इसकी प्राचीन वस्तुओं को दुनिया के दूसरे कोने तक ले जाया गया। इसके विशाल खंडहरों ने यात्रियों और लेखकों की कल्पना को सदियों तक प्रेरित किया। प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान प्राचीन वस्तुओं और खुदाई के प्रति एक नए सम्मान ने मिस्र और दुनिया के लिए मिस्र सभ्यता की वैज्ञानिक पड़ताल और उसकी सांस्कृतिक विरासत की अपेक्षाकृत अधिक प्रशंसा को प्रेरित किया। हिस्ट्री। सांचा में हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। पैलियोलिथिक काल के उत्तरार्ध तक उत्तरी अफ्रीका की शुष्क जलवायु तेजी से गर्म और शुष्क हो गई, जिसने इस क्षेत्र की आबादी को नील नदी घाटी के किनारे किनारे बसने पर मजबूर कर दिया। और करीब 1,20,000 साल पहले मध्य प्लीस्टोसीन के अंत से खानाबदोश आधुनिक मानव शिकारियों ने इस क्षेत्र में रहना शुरू किया। तब से नील नदी मिस्र की जीवन रेखा रही है। नील नदी के उपजाऊ बाढ़ मैदान ने लोगों को एक बसी हुई कृषि अर्थव्यवस्था और अधिक परिष्कृत केंद्रीकृत समाज के विकास का मौका दिया, जो मानव सभ्यता के इतिहास में एक आधार बना। पूर्व राजवंशीय अवधि संपादित करें। पूर्व राजवंशीय और आरंभिक राजवंशीय समय मिस्र की जलवायु आज की अपेक्षा बहुत कम शुष्क थी। मिस्र के विशाल क्षेत्र सवाना वृक्षों से भरे हुए थे और वहां चरने वाले अनगुलेट के झुंडों का विचरण हुआ करता था। पर्ण और जीव सभी परिप्रदेश में अधिक उर्वर थे और नील नदी क्षेत्र ने जल पक्षी की बड़ी आबादी की मदद की। मिस्र के लोगों के बीच शिकार आम रहा होगा और शायद इसी समय कई पशुओं को पालतू बनाया गया होगा। 5500 ईसा पूर्व तक नील नदी घाटी में रहने वाली छोटी जनजातियां संस्कृतियों की एक श्रृंखला में विकसित हुईं, जो उनके कृषि और पशुपालन पर नियंत्रण से पता चलता है, और उनके मिट्टी के पात्र और व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे कंघी, कंगन और मोतियों से उन्हें पहचाना जा सकता है। ऊपरी मिस्र की इन आरंभिक संस्कृतियों में सबसे विशाल बदारी को इसकी उच्च गुणवत्ता वाले चीनी मिट्टी की वस्तुओं, पत्थर के उपकरण और तांबे के उनके उपयोग के लिए जाना जाता है। उत्तरी मिस्र में बदारी के बाद अम्रेशन और गर्जियन संस्कृतियां आई, जिन्होंने कई बेहतर तकनीकों को प्रदर्शित किया।
गर्जियन समय में प्रारंभिक सबूत कनान और बिब्लोस तट के साथ संपर्क होने को सिद्ध करते हैं। दक्षिणी मिस्र में बदारी के समान ही नाकाड़ा संस्कृति का 4000 ईसा पूर्व के आसपास नील नदी के किनारे विस्तार शुरू हुआ। नकाड़ा अवधि के समय से ही पूर्व राजवंशीय मिस्र इथियोपिया से ऑब्सीडियन का आयात करता था, जिसका प्रयोग चिंगारी से ब्लेड और अन्य वस्तुओं को आकार देने में किया जाता था। लगभग 1000 वर्ष की अवधि के दौरान नाकाड़ा संस्कृति चंद छोटे कृषक समुदाय से विकसित होकर एक शक्तिशाली सभ्यता में तब्दील हो गई, जिसके नेताओं का जनता और नील नदी घाटी के संसाधनों पर पूरा नियंत्रण था। सत्ता के केंद्र की स्थापना पहले हीराकोनपोलिस और फिर बाद में अबिडोस में करते हुए नाकाड़ा तेथी के शासकों ने मिस्र के अपने नियंत्रण को नील नदी के उत्तर की ओर विस्तार किया। उन्होंने दक्षिण में नूबिया के साथ भी कारोबार किया, पश्चिम में पश्चिमी रेगिस्तान के ओसेस से और पूर्व में पूर्वी भूमध्य सागर की संस्कृतियों के साथ। नाकाड़ा संस्कृति ने भौतिक वस्तुओं का विविधता के साथ उत्पादन किया, जो कुलीन वर्ग की बढ़ती ताकत और संपत्ति को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें शामिल थे चित्रित मिट्टी के बर्तन, उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर के सजावटी गुलदस्ते, कॉस्मेटिक पट्टियाँ और सोने के गहने, लापीस और हाथी दांत। उन्होंने एक सिरामिक ग्लेज भी विकसित किया, जिसे फाइंस के रूप में जाना जाता है, जिसका रोमन काल में कप, ताबीज और मूर्तियों को सजाने में काफ़ी इस्तेमाल होता था। पूर्व राजवंशीय काल के अंतिम चरण के दौरान नाकाड़ा संस्कृति ने लिखित प्रतीकों का उपयोग करना शुरू किया, जो अंततः प्राचीन मिस्र की भाषा लिखने के लिए हिएरोग्लिफ्स की एक पूरी प्रणाली में विकसित हो गया। प्रारंभिक राजवंशीय काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मिस्र के पुजारी मनेथो ने मेनेस के फेरों की लंबी कतार को अपने समय में 30 राजवंशों में समूहित किया, एक ऐसी प्रणाली जिसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। उसने मैनी या ग्रीक में मेनेस नाम के राजा के साथ अपना आधिकारिक इतिहास शुरू करना पसंद किया, जिसने मान्यतानुसार ऊपरी और निचली मिस्र के 2 साम्राज्यों को एकजुट किया, करीब 3200 ईसा पूर्व में। एक एकीकृत राज्य के रूप में परिवर्तन वास्तव में प्राचीन मिस्र के लेखक जितना हमें विश्वास दिलाते हैं, उससे कहीं ज्यादा क्रमिक रूप से हुआ, और मेनेस का कोई समकालीन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तथापि कुछ विद्वानों का अब मानना है कि मिथकीय मेनेस वास्तव में फेरो नार्मर हो सकता है, जिसे वैदिक नार्मर रंग पट्टिका पर एकीकरण की एक प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में शाही राज चिन्ह पहने हुए दिखाया गया है। 3150 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभिक राजवंशीय अवधि में प्रथम राजवंशीय फेरो ने मेम्फिस में राजधानी की स्थापना करते हुए निचले मिस्र पर अपने नियंत्रण को मजबूत किया, जहां से वे श्रम शक्ति और उर्वर डेल्टा क्षेत्र की कृषि के साथ साथ लेवांट के लाभदायक और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर नियंत्रण रख सकते थे। प्रारंभिक राजवंशीय काल के दौरान फेरों की बढ़ती ताकत और संपत्ति की झलक अबिडोस में उनके विस्तृत मस्तबा कब्रों और मुर्दाघरों से दिखती है, जिसका प्रयोग मृत्यु के बाद फेरो के देवत्व प्राप्ति का जश्न मनाने के लिए किया जाता था। फेरों द्वारा विकसित शासन की मजबूत संस्था ने भूमि, श्रम और उन संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण को वैध ठहराने का काम किया, जो मिस्र की प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक थी। प्राचीन साम्राज्य के दौरान वास्तुशिल्प, कला और प्रौद्योगिकी में आश्चर्यजनक विकास किए गए, जिसे पूर्ण विकसित केंद्रीय प्रशासन द्वारा संभव वर्धित कृषि उत्पादकता ने गति दी। विजीर के दिशा निर्देश के अंतर्गत राज्य के अधिकारियों ने कर एकत्र किया, फसल की पैदावार में सुधार करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को समन्वित किया, निर्माण परियोजनाओं पर काम करने के लिए किसानों को भर्ती किया और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक न्याय प्रणाली की स्थापना की। एक उत्पादक और स्थिर अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधनों द्वारा यह राज्य विशाल स्मारकों के निर्माण को प्रायोजित करने और शाही कार्यशालाओं में कला के असाधारण कार्य शुरू करने में सक्षम हुआ। जोसर, खुफू और उनके वंशज द्वारा निर्मित पिरामिड प्राचीन मिस्र की सभ्यता और उसे नियंत्रित करने वाले फेरों की शक्ति के सबसे यादगार प्रतीक हैं। एक केंद्रीय प्रशासन के बढ़ते महत्व के साथ ही शिक्षित लेखकों और अधिकारियों का एक नया वर्ग पैदा हुआ, जिन्हें उनकी सेवाओं के लिए फेरो द्वारा संपदा प्रदान की गई। फेरों ने अपने मुर्दाघर संप्रदाय और स्थानीय मंदिरों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए जमीनें प्रदान की कि इन संस्थाओं के पास फेरो की मृत्यु के बाद उसकी पूजा करने के लिए आवश्यक संसाधन मौजूद हों। प्राचीन साम्राज्य के अंत तक इन सामंती प्रथाओं की 5 शताब्दियों ने धीरे धीरे फेरो की आर्थिक शक्ति का क्षरण किया, जो अब एक विशाल केंद्रीकृत प्रशासन को बनाए रखने में अक्षम था।
जैसे जैसे फ़ैरो की शक्ति क्षीण होती गई, नोमार्क कहलाने वाले क्षेत्रीय गवर्नरों ने फ़ैरो के वर्चस्व को चुनौती देना शुरू किया। इन हालातों के साथ साथ 2200 और 2150 ईसा पूर्व के बीच पड़ने वाले गंभीर सूखे ने अंततः देश को एक 140 वर्षीय अकाल और संघर्ष की अवधि में धकेल दिया, जिसे प्रथम मध्यवर्ती काल के रूप में जाना जाता है। प्रथम मध्यवर्ती काल। प्राचीन राजवंश के अंत में मिस्र की केंद्र सरकार के ढहने के बाद प्रशासन देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने या सहारा देने में असमर्थ था। क्षेत्रीय गवर्नर संकट के समय मदद के लिए राजा पर भरोसा नहीं कर सकते थे और भावी खाद्यान्न की कमी और राजनीतिक विवादों ने अकाल और छोटे पैमाने पर गृह युद्ध का रूप ले लिया। कठिन समस्याओं के बावजूद फ़ैरो के प्रति बिना सम्मान के स्थानीय नेताओं ने अपनी नई प्राप्त स्वतंत्रता का इस्तेमाल प्रांतों में संपन्न संस्कृति की स्थापना के लिए किया। एक बार अपने संसाधनों पर खुद का नियंत्रण प्राप्त करने के बाद ये प्रांत आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत समृद्ध हो गए, एक तथ्य जो सभी सामाजिक वर्गों के बीच बड़े और बेहतर अंतिम संस्कार द्वारा प्रदर्शित था। रचनात्मकता की धारा में प्रांतीय कारीगरों ने सांस्कृतिक रूपांकनों को अपनाया और तराशा जो पहले प्राचीन साम्राज्य के प्रभुत्व में प्रतिबंधित थे, और लेखकों ने ऐसी साहित्यिक शैलियों का विकास किया जिसमें उस काल का आशावाद और मौलिकता परिलक्षित होती है। फ़ैरो के प्रति अपनी वफादारी से मुक्त स्थानीय शासकों ने क्षेत्रीय नियंत्रण और राजनीतिक सत्ता के लिए एक दूसरे से होड़ लेनी शुरू की। 2160 ईसा पूर्व तक हेराक्लियोपोलिस के शासकों ने निचले मिस्र पर नियंत्रण रखा, जबकि थेब्स आधारित एक प्रतिद्वंद्वी कबीले इंटेफ परिवार ने ऊपरी मिस्र का नियंत्रण ले लिया। जैसे जैसे इंटेफ की शक्ति में वृद्धि हुई और उसने अपना नियंत्रण उत्तर की ओर बढ़ाया, तो दोनों प्रतिद्वंद्वी राजवंशों के बीच संघर्ष अनिवार्य हो गया। लगभग 2055 ईसा पूर्व नेबुपेट्रे मंटुहोटेप द्वितीय के सेनापतित्व में थेबन बलों ने अंततः हेराक्लियोपोलिटन शासकों को हरा दिया और दोनों प्रदेशों को पुनः एकीकृत करते हुए आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल का शुभारंभ किया, जिसे मध्य साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। मध्य साम्राज्य के फ़ैरो ने देश की समृद्धि और स्थिरता को बहाल किया और इस तरह कला, साहित्य और विशाल इमारतों की परियोजनाओं के पुनरुत्थान को प्रेरित किया। मंटुहोटेप द्वितीय और उसके 11वें वंशज के उत्तराधिकारियों ने थेब्स से शासन किया, लेकिन 12वें राजवंश की शुरुआत में 1985 ईसा पूर्व के आसपास वजीर अमेनेमहट प्रथम ने सत्ता संभालते हुए देश की राजधानी को फ़ैयुम स्थित इजतावी शहर स्थानांतरित कर दिया। इजतावी से 12वें वंश के फ़ैरो ने क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए दूरदृष्टि के साथ भूमि सुधार और सिंचाई की योजना बनाई। इसके अलावा सेना ने खदानों और सोने की खानों से समृद्ध नूबिया के क्षेत्रों को फिर से जीत लिया, जबकि विदेशी हमले के खिलाफ सुरक्षा के लिए मजदूरों ने पूर्वी डेल्टा में एक रक्षात्मक संरचना का निर्माण किया, जिसे वॉल्स ऑफ द रूलर यानी शासक की दीवारें कहा गया। सैन्य और राजनीतिक सुरक्षा और विशाल कृषि और खनिज संपदा बहाल करने के बाद इस देश की आबादी, कला और धर्म का उत्कर्ष होने लगा। देवताओं के प्रति प्राचीन साम्राज्य के संभ्रांतवादी नजरिए के विपरीत मध्य साम्राज्य में व्यक्तिगत धर्मनिष्ठा के भाव में वृद्धि का अनुभव किया गया, और जिसे पुनर्जन्म का लोकतंत्रीकरण कहा जा सकता है, जिसमें सभी लोगों के पास एक आत्मा है और मृत्यु के बाद देवताओं के सानिध्य में उनका स्वागत किया जा सकता है। मध्य साम्राज्य के साहित्य में परिष्कृत विषय और पात्र प्रस्तुत होते हैं, जिन्हें विश्वस्त और भावपूर्ण शैली में लिखा गया है, और उस काल की नक्काशी और मूर्तिकला ने सूक्ष्म व्यक्तिगत विवरणों को उकेरा, जिसने तकनीकी पूर्णता की नई ऊंचाइयों को छुआ। मध्य साम्राज्य का अंतिम महान शासक अमेनेमहट तृतीय ने डेल्टा क्षेत्र में एशियाई अधिवासियों को अपने विशेष रूप से सक्रिय खनन और निर्माण अभियानों के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति प्रदान करने की अनुमति दी। निर्माण और खनन की इन महत्वाकांक्षी गतिविधियों ने बहरहाल बाद में उसके शासनकाल में अपर्याप्त नील नदी की बाढ़ के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को तनावपूर्ण बना दिया, और 13वें और 14वें राजवंशों के दौरान धीमे पतन के साथ दूसरे मध्यवर्ती काल में प्रवेश को प्रेरित किया। इस पतन के दौरान एशियाई अधिवासी विदेशियों ने डेल्टा क्षेत्र का नियंत्रण हथियाना शुरू किया और अंततः मिस्र में हिक्सोस के रूप में सत्ता में आने लगे। दूसरा मध्यवर्ती काल और हिक्सोस लगभग 1650 ईसा पूर्व के आसपास जैसे जैसे मध्य साम्राज्य के फ़ैरोओं की शक्ति क्षीण होने लगी, पूर्वी डेल्टा के अवारिस शहर में रहने वाले एशियाई आप्रवासियों ने क्षेत्र के नियंत्रण पर कब्जा कर लिया और केंद्र सरकार को थेब्स जाने पर मजबूर कर दिया।
जहां फ़ैरों को दासों के रूप में माना जाता था और उनसे शुल्क अदा करने की अपेक्षा की जाती थी। हिक्सोस, विदेशी शासक, ने मिस्र के प्रशासन मॉडल की नकल की और खुद को फ़ैरो के रूप में प्रस्तुत किया, और इस तरह उन्होंने अपने मध्यकांस्य युगीन संस्कृति में मिस्र के तत्वों को समाहित किया। अपनी वापसी के बाद थेब्स राजाओं ने खुद को उत्तर की ओर हिक्सोस और दक्षिण की ओर हिक्सोस के नूबियन सहयोगी दल कुशाओं के बीच घिरा हुआ पाया। लगभग 100 वर्षों की कमजोर निष्क्रियता चलती रही और 1555 ईसा पूर्व के करीब थेब्स बलों ने इतनी शक्ति एकत्रित कर ली कि उन्होंने हिक्सोस को संघर्ष की चुनौती दी, जो 30 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। सिक्वेनेनर ताओ द्वितीय और कमोस फ़ैरो ने अंततः नूबियन को हरा दिया, लेकिन वह कमोस का उत्तराधिकारी अहमोस था, जिसके सफलतापूर्वक छेड़े गए अभियानों के परिणाम स्वरूप मिस्र में हिक्सोस का वजूद स्थायी रूप से समाप्त कर दिया। इसके बाद आने वाले नवीन साम्राज्य में मिस्र की सीमाओं का विस्तार करने और निकट पूर्व पर उसके पूर्ण प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए फ़ैरोओं के लिए सेना एक केंद्रीय प्राथमिकता बन गई। तीसरा मध्यवर्ती काल। 1078 ईसा पूर्व में रामेसेस 11वीं की मृत्यु के बाद स्मेंडेस ने टनिस शहर से शासन करते हुए मिस्र के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। दक्षिणी हिस्से पर थेब्स के अमुन के उच्च पुजारियों का प्रभावी ढंग से नियंत्रण था, जो स्मेंडेस को केवल नाम से जानते थे। इस अवधि में लीबियाई लोग पश्चिमी डेल्टा में बस रहे थे और इन बसने वालों के सरदारों ने अपनी स्वायत्तता को बढ़ाना शुरू किया। लीबियाई सामंतों ने शोशेंक प्रथम के अधीन 945 ईसा पूर्व में डेल्टा का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और तथाकथित लीबियाई या बुबस्टिट वंश की स्थापना की, जिसने करीब 200 साल तक शासन किया। शोशेंक ने अपने परिवार के सदस्यों को पुजारियों के महत्वपूर्ण पदों पर रखकर दक्षिणी मिस्र का नियंत्रण भी प्राप्त किया। लीबियाई नियंत्रण तब क्षीण होने लगा जब डेल्टा में एक प्रतिद्वंद्वी राजवंश लियोन्टोपोलिस में उभरा और दक्षिण की ओर से कुषाणों ने चुनौती दी। 727 ईसा पूर्व के करीब कुषाण राजा पीए ने उत्तर की ओर आक्रमण किया और थेब्स पर नियंत्रण करते हुए अंततः डेल्टा पर कब्जा कर लिया। मिस्र की चहुं ओर फैली प्रतिष्ठा में तीसरे मध्यवर्ती काल के अंत तक काफी गिरावट आई। इसके विदेशी सहयोगी असीरियन प्रभाव क्षेत्र के अधीन आए और 700 ईसा पूर्व तक दोनों राज्यों के बीच युद्ध अनिवार्य बन गया। 671 और 667 ईसा पूर्व के बीच असीरिया ने मिस्र पर हमला शुरू किया। कुषाण राजा तहरका और उसके उत्तराधिकारी तनुतामुन दोनों के शासनकाल में असीरिया के साथ लगातार संघर्ष चलता रहा, जिनके खिलाफ नूबियन शासकों ने कई विजय का आनंद लिया था। अंततः असीरिया ने कुषाणों को वापस नूबिया में धकेल दिया, मेम्फिस पर कब्जा कर लिया और थेब्स के मंदिरों को खाली कर दिया। उत्तरार्ध काल। विजय की कोई स्थायी योजना के बिना असीरिया ने मिस्र का नियंत्रण कई सामंतों के हाथों में सौंप दिया, जिन्हें 26वें वंश के साइट राजाओं के रूप में जाना गया। 653 ईसा पूर्व तक साइट राजा साम्तिक प्रथम ने भाड़े के ग्रीक सैनिकों की मदद से, जिन्हें मिस्र की पहली नौसेना के निर्माण के लिए भर्ती किया गया था, असीरियाइयों को भगाने में सक्षम हुए। डेल्टा में नौक्रातिस शहर के यूनानियों का घर बन जाने से यूनानी प्रभाव तेजी से बढ़ा। साइस की नई राजधानी में स्थित साइट राजाओं ने अर्थव्यवस्था और संस्कृति में संक्षिप्त लेकिन एक उत्साही पुनरुत्थान देखा। लेकिन 525 ईसा पूर्व में कैम्बिसिस द्वितीय के नेतृत्व में शक्तिशाली फारसियों ने मिस्र को जीतना शुरू किया और अंततः पेलुसिम की लड़ाई में फ़ैरो साम्तिक तृतीय को पकड़ने में सफल रहे। कैम्बिसिस द्वितीय ने तब फ़ैरो की औपचारिक पदवी को ग्रहण किया, लेकिन मिस्र को एक सूबेदार के नियंत्रण में छोड़कर सूसा के अपने घर से मिस्र पर शासन किया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व को फारसियों के खिलाफ कुछ सफल विद्रोहों के लिए जाना जाता है, लेकिन मिस्र स्थायी रूप से फारसियों को उखाड़ फेंकने में कभी सक्षम नहीं हुआ। फारस द्वारा समामेलन के बाद मिस्र भी साइप्रस और फोनिसिया के साथ एक्मेनिड फारसी साम्राज्य के छठे क्षत्रप में शामिल हो गया। मिस्र में फारसी शासन की इस पहली अवधि को 27वें राजवंश के रूप में भी जाना जाता है, जो 402 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया और 380 से 343 ईसा पूर्व के बीच 30वें राजवंश ने राजवंशीय मिस्र के आखिरी घरेलू शाही घराने के रूप में शासन किया, जो नेक्टानेबो द्वितीय के शासन के साथ समाप्त हो गया। फारसी शासन की एक संक्षिप्त बहाली, जिसे कभी कभी 31वें राजवंश के रूप में जाना जाता है, 343 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, लेकिन इसके शीघ्र ही बाद 332 ईसा पूर्व में फारसी शासक मजासिस ने मिस्र को बिना किसी लड़ाई के सिकंदर महान को सौंप दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पर अपनी बहुमूल्य टिप्पणी जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।